कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम जो प्राकृतिक आपदाएं पढ़ रहे थे उसमें भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भूकंप क्या होता है हम सब जानते हैं। जैसे भूकंप का नाम आता है हमें हिलना डुलना यानी धरती का हिलना डुलना याद आता है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा उसका हम अगर लिखेंगे कैसे उसको, है ना, तो अगर पूछे भूकंप क्या है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि भूकंप वह घटना है जिसके कारण भूपटल में हलचल होती है तथा कंपन होता है। कंपन तरंगों के रूप में होता है और ये तरंगें जब अपने केंद्र से दूर जाती हैं तो उनकी शक्ति व तीव्रता का ह्रास होता है। ठीक है, यानी वो उठता है तो भूपटल पर हलचल होती है, कंपन होता है। और कंपन कैसे होता है? क्योंकि तरंगें उठती हैं। ठीक है, ये तरंगें नीचे धरती के नीचे केंद्र में जहाँ वो भूकंप का केंद्र होता है वहां से उठती हैं, कंपन पैदा करती हैं और जितनी दूर ये जाएंगे अपने केंद्र से उनका प्रभाव और शक्ति उतनी ही धीरे धीरे क्षीण होने लगती है ना। कहते हैं ना भूकंप का केंद्र कहाँ था, कहाँ पाया गया। जैसे किसी जगह पर बहुत तेज आता है, जैसे गुजरात में आया था ना, बहुत तेज, वहां नुकसान जाता है। कहीं हल्का फुल्का आता है क्योंकि वहां से वो केंद्र दूर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से इसके हम प्रभाव की बात करें तो भूकंप का प्रभाव दो रूपों में होता है। एक तो होता है प्रथम प्रभाव उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ प्रसारित होता है, यानी जो तरंगें हैं उत्पत्ति केंद्र के चारों तरफ प्रसारित होती है। दूसरा जो प्रभाव होता है वो है धरातलीय भागों में ऊपर नीचे लंबवत होता है। भूकंप का यह रूप विनाशकारी होता है। नहीं, ऊपर नीचे जो होता है ना, बहुत बड़ा धरातल के ऊपर, वो बहुत विनाशकारी होता है ना। तो ये दो प्रभाव होते हैं। आइए चलते हैं और इसके बारे में जानें कि भूकंप जहां से उठता है। कई बार प्रश्न आता है कि भूकंप का केंद्र किसे कहा जाता है, आता है अक्सर ये प्रश्न, है ना। तो इसका जवाब है कि जहां से ये शुरुआत होती है, इसकी उत्पत्ति होती है ना, वो भूकंप का केंद्र होता है। यानी जहां से ये तरंगें उठना शुरू होती है उसको भूकंप का केंद्र कहते हैं। तो हम लिखेंगे जहां से भूकंप की शुरुआत होती है, जहां से, ठीक है, भूकंप की शुरुआत होती है, उसे क्या कहते हैं? भूकंप का केंद्र कहते हैं। उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र कहते हैं। ठीक, और ये जो केंद्र है या धरातल पर भूकंप लहरें एवं हलचलों का अनुभव होता है, सबसे पहले यहीं पर अनुभव होता है ना, तो भूकंप का केंद्र होता है। और धरातल पर लहरों एवं हलचलों का अनुभव यहाँ होता है भूकंप केंद्र से। जो लहरें प्रसारित होती हैं उन्हें भूकंप लहरें कहते हैं, है ना। ये तो केंद्र हो गया, है ना। भूकंप केंद्र से जो लहरें प्रसारित होती हैं, उन्हें भूकंप लहरें कहा जाता है। भूकंप लहरें, है ना, कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा पृथ्वी की सतह पर बड़ी बड़ी प्लेटों, ऐसा समझा जाता है कि पृथ्वी की जो सतह है वो बड़ी बड़ी प्लेटों से बनी हुई है और प्लेटें पृथ्वी की आंतरिक गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं। ठीक है, और इनके खिसकने या फैलने से भूकंप आता है। तो दो प्लेटें मिलती हैं, वहां पर्वत बनते हैं और जहां से बाहर खिसकती हैं वहां सतह का निर्माण होता है। ठीक है, और ज्वालामुखी उद्गार इन्हीं से संबंधित है। ये सारी घटनाएं, नहीं कहते हैं कि पृथ्वी की जो सतह है वो प्लेटों से बनी हुई है। जब प्लेटें गर्मी के कारण एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं तो भूकंप आता है ना। और जो जहाँ मिलती है वो पर्वत बनता है और ज्वालामुखी उद्गार भी इनसे, ये सारी घटनाएं जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। तो हम भूकंप की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां बात करेंगे भूकंप का प्रभावी क्षेत्र। ठीक, तो इसको मिटा लें, पहले कर लेते हैं। भूकंप प्रभावी क्षेत्र जो भारत में है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी भूकंप पढ़ रहे हैं तो हम ज्वालामुखी और उनकी बात नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा आपको बता दिया कि पृथ्वी की सतह से जो बड़ी बड़ी प्लेटें से बनी हुई है और ये आंतरिक गर्मी से खिसकती हैं। खिसकने फैलने से भूकंप आता है। जहाँ दो प्लेटें मिलती हैं वहाँ पर्वत बनते हैं
और जहाँ बाहर की तरफ खिसकती हैं वहाँ सतह बनती है। ठीक है, तो इतना आपको। भारत में भूकंप के प्रभावी क्षेत्र, भारत में भूकंप के प्रभावी क्षेत्र, ठीक है, प्रभावी क्षेत्र तो कौन कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। पहला है अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो जो अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है वो हिमालय वगैरह में है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अत्यधिक प्रभावित, अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र। दूसरा है अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र, खतरा प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, और उसके अलावा तीसरा जो है वो है मध्यम प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, और उसके अलावा ये 5 हैं, निम्न खतरा प्रभावित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र। निम्न खतरा प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, और है 5वां है सामान्य क्षेत्र। ठीक है, तो जो सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र जो है वो है हिमालय, है ना। इसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वोत्तर भारत शामिल है। इसके अंतर्गत कच्छ और कोंकण तट से अधिक खतरा प्रभावित होता है। जो सबसे अधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र कौन सा? हिमालय क्षेत्र है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पूर्वोत्तर के राज्य है ना, बिहार है। ये सारी चीजें जो है उसमें खतरा प्रभावित क्षेत्र में आती हैं। और इनमें कहाँ से आता है? कच्छ और कोंकण तट से भी बहुत अधिक खतरा पैदा होता है। ठीक, तो ये क्षेत्र हैं, लिख लेते हैं हम। थोड़ा सा इसको मिटा लें पहले। ये तो हमने देखा कि खतरा प्रभावित क्षेत्र, अत्यधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र है ना, ये सब अत्यधिक प्रभावित, अत्यधिक खतरा। तो हम कहेंगे सबसे खतरा, देश में सबसे खतरा प्रभावित क्षेत्र, देश में सबसे अधिक या सर्वाधिक खतरा प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? हिमालय, हिमालय है। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है, और उत्तराखंड हो गया। उसके अलावा उत्तर बिहार, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर बिहार व पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत के जो है ना, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, सिक्किम, मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत जो है वो क्या है? शामिल है, शामिल है। इसके अतिरिक्त और कहाँ से आता है? कच्छ, ठीक है, कच्छ एवं कोंकण तट, कच्छ एवं कोंकण तट से भी खतरा आता है, ज्यादा आता है ना। तो ये तो अत्यधिक खतरा प्रभावित होगा। फिर उसके अलावा मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सब में कम प्रभावित क्षेत्र हैं, है ना। देश के अन्य मध्यम खतरा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये हम कहें कि मध्य भारत। अब कम प्रभावित कौन से हैं? मध्य भारत, मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश भी उसमें आता है, ठीक है, राजस्थान, ठीक है, और राजस्थान हो गया आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, ठीक है, छत्तीसगढ़ भी आता है इसमें, छत्तीसगढ़ है ना, और तमिलनाडु, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड है ना, और आंध्र प्रदेश। ये क्या है? कम प्रभावित क्षेत्र हैं, कम प्रभावित, यहाँ कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है, क्षेत्र हैं। और बाकी का जो क्षेत्र है भारत के वो मध्यम वाले में आ जाते हैं, ठीक है, इनको छोड़ के बाकी का जो क्षेत्र है वो मध्यम में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रभाव, ठीक है, भूकंप के प्रभाव कौन कौन से पड़ते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं और उसको रोकने के उपायों पर भी। तो भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रभाव, भूकंप के प्रभाव तो दुष्परिणाम ही होते हैं। भूकंप में तो कोई अच्छा थोड़ी होता है। तो पहला हम लिखें कि भौतिक क्षति, बहुत सारे मकान, सड़कें, ये सब पुलिया बह जाते हैं, ठीक है, तो भौतिक क्षति आ गया, भौतिक क्षति। उसके अलावा दूसरा जो है हमारा, वो दूसरा हम लिखेंगे मनुष्य एवं जीव जंतुओं की मृत्यु, मनुष्य एवं जीव जंतुओं की मृत्यु, जीव जंतुओं की मृत्यु, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो हम लिखेंगे वो है जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव है ना। और जो चौथा है वो है हमारा जल आपूर्ति प्रभावित, जल आपूर्ति प्रभावित, ठीक है। उसके बाद पांचवा जो है हमारा वो है परिवहन नेटवर्क में बाधा, परिवहन नेटवर्क में बाधा, स्वाभाविक है, ठीक है, बाधा। उसके बाद छठवां जो प्रभाव है वो है बिजली और संचार सेवा में रुकावट, बिजली व संचार सेवा में रुकावट, ठीक है, संचार सेवा में रुकावट, ठीक है, रुकावट, ये हो गई आपकी। तो ये इसके प्रभाव हैं। हम जानते हैं भौतिक क्षति यानी मकान टूटना, सड़कें टूटना, पुल टूटना, ये सब चीजें भौतिक क्षति, गाड़ियां वाड़ियां सब क्षति हो जाती है। मनुष्य और जीव जंतुओं की मृत्यु जब ज्यादा होता है दब के मर जाते हैं, ठीक। उसके अलावा जन स्वास्थ्य पर भाई स्वाभाविक है, सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाती है, जन स्वास्थ्य भी चोट लगती है ना। और उसके अलावा जल आपूर्ति, सारी चीजें ठप हो जाती है, तो ऐसे में पानी वानी कहाँ से आएगा, सब कुछ बाधित हो जाता है। परिवहन और नेटवर्क, जब आने जाने के साधन, बीच में सड़क टूट जाती है, पुलिया टूट जाती है, तो प्रभावित होगा परिवहन, ठीक है। उसके अलावा बिजली आपूर्ति भी नहीं होती, जल आपूर्ति भी नहीं होती, बिजली और संचार सेवा हम देखते हैं सब तार वार केबल सब टूट गए। ये तो जरा सा बारिश होती है उसी में हो जाता है। तो भूकंप तो बहुत बड़ी चीज है ना, तो उसमें ये होता है। उसके अलावा उसको दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। दुष्प्रभाव को कम करने के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या काम करके हम उसके दुष्प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो पहला तो जो है, हम ऐसा देखा होगा आपने, जब जो जहाँ ज्यादा भूकंप आता है वहाँ लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, है ना। जापान में लकड़ी के मकान बहुत है ना, इधर अपने पूर्वोत्तर भारत में देखोगे आप तो वहाँ लकड़ी के मकान बहुत हल्के हल्के बनाए जाते हैं, हल्की लकड़ी की, जिससे कि अगर आता भी है और गिरता भी है तो बहुत ज्यादा नहीं, मृत्यु नहीं होगी व्यक्ति की, थोड़ी बहुत चोट लगेगी। तो प्रभाव कम करने के उपाय, प्रभाव कम करने के उपाय, करने के उपाय क्या क्या है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहें
कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों का डिजाइन और वास्तुकला के सहयोग से तय होना चाहिए, है ना। भवन निर्माण से पहले मिट्टी की किस्म का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है। और नरम मिट्टी के मकान नहीं बना, ऊपर मकान नहीं बना चाहिए, कमजोर मिट्टी निर्माण कार्य के लिए, है ना। ये सब यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मकान व भवन वास्तुकला व इंजीनियर की सहायता से बनाए जाने चाहिए जिससे कम क्षति तो होगी, आएगा भी क्योंकि वो क्षेत्रीय है ना। कम क्षति को कम किया जा सकता है। दूसरा जो है वो है भारतीय मानक ब्यूरो ने भूकंप की दृष्टि से सुरक्षित निर्माण कार्य के लिए भवन संहिताएं और मार्गदर्शन प्रकाशित किए हैं। भवन का निर्माण करने से पूर्व नगरपालिका निर्धारित नियमों के अनुसार नक्शों की जांच करती है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित निर्माण के अनुसार बनवाना चाहिए। सुरक्षित निर्माण की निर्देश एवं संहिता अनुसार निर्माण करवाना चाहिए, है ना। उसके लिए क्या करना चाहिए, हमें नगरपालिका वगैरह से नक्शे पास कराना चाहिए, ठीक है, करवाना चाहिए, क्योंकि ये जांच करते हैं सारी चीजों की कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है ना। अस्पताल, विद्यालय, भवन जिनके केंद्र में निर्माण भूकंप में संबंधित क्षेत्रों में है, यानी जिनका निर्माण भूकंप संबंधित क्षेत्रों में है, वहां सुरक्षा के उपाय अपनाए गए हों तो समय अनुकूल नई तकनीक का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। यानी जो निर्माण पहले हो चुका है, जो निर्माण पूर्व में हो चुका है, ठीक है, वहां पर नई तकनीक का अनुप्रयोग किया जाना चाहिए। वहां नई तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब करके यानी भूकंप तो आएगा क्योंकि वो क्षेत्र है वहां पर भूकंप का, है ना। पर्यावरण प्राकृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से वो क्षेत्र है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ सावधानियां बरत के, जैसे जब मकान बनवाएं तो डिजाइन करवाएं वास्तु के हिसाब से और इंजीनियर के हिसाब से, जिससे जो क्षति हो वो कम हो। साथ ही साथ सुरक्षित निर्माण के निर्देश दिए। जब भी आप ऐसी जगह पर मकान भवन बनवा रहे हैं तो गाइडलाइन एक जारी कर दी गई है सरकार की तरफ से, उसके अनुसार, निर्देशों के अनुसार आप अपने बनाएं और उसके जाने से पहले नगरपालिका वगैरह में अपने नक्शे जो है वो पास करवाएं। वो जांच करेंगे ठीक है कि नहीं। निर्माण पूर्व में अगर हो चुका है तो वहाँ नई तकनीक का प्रयोग करके उसके प्रभाव को रोका जा सकता है। साथ ही नए जितने भी अस्पताल, विद्यालय, भवन बने उनमें इस टेक्निक का प्रयोग आजकल होने लगा है कि जिससे भूकंप का कम प्रभाव रहेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।